कश्मीर की तारीख 10 करोड़ साल पुरानी है। का पहला हुक्मरान गोमन। कश्मीर नाम के दो हिस्से हैं, कश और मर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे इंतहाई मुतनाज़ इलाके कश्मीर के ऊपर और कश्मीर की ब्रॉड हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करेंगे। कश्मीर के उन पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करेंगे जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो हमारी सुनहरी तारीख का एक सुनहरी बाब है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर से रिलेटेड, और ये वीडियो मैं इसलिए स्पेशल कह रहा हूँ क्योंकि इसके एट द एंड मैं अपने एक एनालिसिस दूंगा और अपने उस एनालिसिस में बताऊंगा कि वो कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू हम अपना मुकदमा कश्मीर के ऊपर लड़कर कश्मीर वापस हासिल कर सकते हैं। तो एंड तक मेरी वीडियो में जुड़े रहें। कश्मीर नाम के दो हिस्से हैं, कश और मर। कश से मुराद नदी और मर से मुराद पहाड़ हैं। कदीम तारीख और रिवायात के मुताबिक कश्मीर की तारीख 10 करोड़ साल पुरानी है और कदीम तारीख और रिवायात के मुताबिक कश्मीर का पहला हुक्मरान गोमंदान था और उसकी हुकूमत के बाद हिंदू तारीख की सबसे बड़ी जंग महाभारत के शवाहिद मिलते हैं और फिर उसके बाद पांडु खानदान के 22 हुक्मरानों ने यहाँ हुकूमत की। कश्मीर उस वक्त बुद्ध मत मजहब की बाज़गश में था और उसका आखिरी हुक्मरान महाराजा सुंदर सेन था। 326 ईस्वी के अंदर फिर मैसिडोनिया से सिकंदर आजम भी यहाँ आया और इससे रिलेटेड जो है वो हमें तजाद मिलता है। 1128 ईस्वी के अंदर कश्मीर ने एक नेक सिफ्त हुक्मरान राजा बेसिंग की हुकूमत के अंदर यहाँ तरक्की और खुशहाली देखी। जब उसकी हुकूमत का खात्मा हुआ तो फिर यहाँ 200 साल तक किसी ने भी हुकूमत कायम न की। ये दौर अफरा तफरी का रहा। फिर सरदार रंजन सिंह ने 60,000 का लश्कर लेकर कश्मीर पर हमला किया और यहाँ बहुत लूट मार मचाई। इसी पर लद्दाख के हुक्मरान करम सेन ने उस पर हमला किया और उसके लश्कर को बर्बाद कर दिया। अब इसके बाद मुसलमानों के दौर का आगाज शुरू होता है। शाह हमदान साहब यहाँ आए और उन्होंने आकर 37,000 लोगों को मुसलमान किया, इस्लाम कबूल करवाया। हकीकत यह है कि 700 पैरोकारों के इस ग्रोह में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल थे। शाह हमदानी साहब यहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी लेकर आए। ईरान से कश्मीर में नए उलूम, सकाफत और अक़दार लाने के इस अमल में हमदानी साहब ने कश्मीर के सकाफती मजहबी माहौल को फरोग देने में मदद की। 1339 ईस्वी में शाहमीर कश्मीर का पहला मुसलमान हुक्मरान बना और फिर इसके बाद अगले 5 सदियों तक मुसलमानों की यहाँ हुकूमत कायम रही, जिनमें सर फहरिस्त मुगलिया सल्तनत और अफगान दुरानी सल्तनत शामिल हैं। मुगलिया सल्तनत 1526 से 1751 तक यहाँ रही और फिर उसके बाद अफगान दुरानी हुक्मरानी यहाँ कायम रही 1819 तक। इसे अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से हासिल किया था। 1819 में पंजाब के राजा महाराजा रंजीत सिंह ने शोपियां में जंग की और गवर्नर जब्बार खान को शिकस्त दे दी। इस जंग में कलीदी किरदार गुलाब सिंह ने पेश किया। यही वजह है कि 1822 में उन्हें कश्मीर का गवर्नर बनाया गया उनकी खिदमत के एवज। उनका ताल्लुक डोगरा बरादरी से। 1839 में रंजीत सिंह के मरने के बाद गुलाब सिंह और मजबूत हो गया। 1846 में यहाँ पहली एंग्लो सिख वॉर लड़ी गई जिसमें सिख बुरी तरह शिकस्त से दोचार हुए। इस जंग के हारने में अहम किरदार गुलाब सिंह का था क्योंकि वो अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था। इससे पहले एंग्लो अफगान जंग में भी उसने ताजे बरताने का भरपूर साथ दिया। उसने सिखों के साथ ये मुआहदा किया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन ऐन जंग के मौके पर उसने धोखा दे दिया। यही वजह थी कि सिख बुरी तरह ये शिकस्त से दोचार हुए। इस बदतरीन शिकस्त के बाद अंग्रेजों ने सिखों से 1.5 करोड़ बतौर तावान मांगा, मगर बदतरीन मुआशी सूरत हाल और इस कदर बुरी तरह हारने की वजह से ये सिखों के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। इस तरह सिखों ने ब्यास और सतलज का दरमियानी इलाका अंग्रेजों को देने की पेशकश की, जिसे अंग्रेजों ने बाद में कबूल कर लिया। 9 मार्च 1846 को लाहौर में अंग्रेजों और महाराजा दलीप सिंह के दरमियान इलाकों की तफसील और इलाकों के बंटवारे के ऊपर एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे में ये कहा गया है कि दरियाए ब्यास और सतलज के दरमियानी हिस्सा कश्मीर इसे एक अलग और आज़ाद रियासत बनाई जाए। इस मुआहदे की तफसील के लिए फिर अंग्रेजों ने गुलाब सिंह से एक और मुआहदा किया और 75 लाख के एवज कश्मीर
गुलाब सिंह को बेच दिया गया। मायदे के 100 साल के बाद कश्मीर के कदावर सियासी रहनुमा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान के बदलते हुए सियासी मंजरनामे और दूसरी जंग अजीम में बरतानिया को कमजोर होता देखकर कश्मीर छोड़ो तहरीक का आगाज कर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर जुलूस किए, बहुत से लोगों को सड़कों पर लाए और एक जलसे में उन्होंने ये कहा कि हम 1-1 रुपए इकट्ठा करके 75 लाख हरी सिंह को दे देंगे जो उनके दादा गुलाब सिंह ने ताजे बरतानिया को दिए थे। मगर ऐसा ना हो सका क्योंकि अगस्त 1947 में आज़ादी का ऐलान कर दिया गया। आज़ादी का ऐलान हुआ तो एक गैर मामूली सूरत हाल पेश हो गई। इस गैर मामूली सूरत हाल को देखते हुए हरी सिंह भारत भागने पर मजबूर हो गया। पहले तो उसने खुद मुख्तार रहने का फैसला किया, मगर बाद में मशरूत तौर पर भारत के साथ इल्हाक कर लिया। यही वजह है कि फिर भारत ने 1948 में अपनी फौजें कश्मीर में उतार दी जो आज तक वापस न जा सकी। यही वजह है कि अफवाज पाकिस्तान ने फिर पहली इंडो पाक वॉर 1948 में लड़ी और वो इलाका आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वापस अपने कंट्रोल में लिया। भारत ने फिर जंगबंदी का ऐलान कर दिया यूएनओ के जरिए। फिर यूएनओ में बहुत सी करारदाद पेश की गई और ये कहा गया कि रेफरेंडम के जरिए इस मामले का हल निकाला जाएगा। लेकिन आज 75-76 साल गुजर जाने के बावजूद भी कश्मीर का इलाका जेल का मंजरनामा पेश कर रहा है। और अगस्त 2019 के बाद से आर्टिकल 370 और 35A के खत्म करने के बाद कश्मीर की सूरत हाल गैर मामूली है। एक सूरत हाल इस वक्त बहुत ज्यादा नाजुक है। वहां पर बच्चों, औरतों और नौजवानों पर जो जुल्म की कहानियां देखने को आए दिन मिलती हैं वो देखकर एक इंसानियत लरज जाए। भारत अपने आप को नंबर 1 डेमोक्रेसी डिक्लेयर करता है, लेकिन यही नंबर 1 डेमोक्रेसी आज कश्मीर में एक इलाके को हासिल करने के लिए रियासती दहशतगर्दी के जरिए लोगों का कत्ल कर रही है। तो जो डेमोक्रेसी रियासती दहशतगर्दी के जरिए अवामुन्नास का कत्ल करे तो फिर मेरे ख्याल से वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाती। अब आते हैं वीडियो के उस हिस्से की तरफ जिसमें मैं बात करूंगा कि हम मसला कश्मीर को किस तरह हल कर सकते हैं और एक डीप एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा। इस मसले को बताने से पहले मैं एक मिसाल आपके सामने रखूं कि जब कायद-ए-आज़म पाकिस्तान आए, आज़ादी का ऐलान हुआ तो उन्होंने मुंबई में अपनी जायदाद एक मकान की सूरत में छोड़ी। कायद-ए-आज़म की वफात के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना और हुकूमत पाकिस्तान ने बारहा कोशिश की कि वो मकान उनके हवाले कर दिया जाए, मगर ऐसा ना हो सका। आप सोचें कि जो मुल्क एक मकान आपको ना दे सके वो एक रियासत आपको किस तरह दे देगा। इकबाल ने इस पर क्या खूब कहा है कि जलता है मगर शाम और फलस्तीन पे मेरा खून, तकदीर से खुलता नहीं ये उक्ता दुश्वार। इसके लिए एक प्रैक्टिकल मेहनत की जरूरत है क्योंकि तकदीर से ये मसला कभी हल नहीं होगा। इसके एक मेहनत, एक एफर्ट की जरूरत है। हम देखें तो कश्मीर को हल करने की 2 तजावीज हैं। एक तो ये कि रेफरेंडम कराया जाए जो कि भारत कभी नहीं होने देगा, बिकॉज वो इसकी रीजन ये है कि वहां पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो मुसलमानों की इस वक्त ज्यादा है। यही वजह है कि 2019 में उसने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया है, इस वजह से कि मुसलमानों की आबादी कम की जा सके। यही वजह है कि आज वहां नस्ल कशी की जा रही है मुसलमानों की, और यही वजह है कि वो अपनी आबादी को कश्मीर में लाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बाद में रेफरेंडम का ऐलान कर देंगे जब उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी और वो इस मसले का हल करके कश्मीर का हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए अपना कर लेंगे। एक तो ये राय पेश की गई है रेफरेंडम के ऊपर। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि इतनी नस्लकशी होने के बावजूद, मीडिया के पावरफुल होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि भारत अपनी हरदर्मी से बाज नहीं आ रहा। उसकी क्या वजूहात है? तो अगर हम डीप सीटेड कॉजेस की तरफ जाएं तो हमें मालूम होता है कि चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पर आता है रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने में, जिसमें बहुत से कंट्रीज उससे रॉ मटेरियल लेते हैं। तो भारत तो क्लियर धमकी देता है कि अगर कोई भी इसके मामले में बात करेगा तो वो उससे अपनी एक्सपोर्ट रोक देगा। तो इस वजह से कोई कंट्री जो है वो उसके बात नहीं करता, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब तो उसने बरतानिया की इकोनॉमी को भी शिकस्त दे दी है। तो इकोनॉमी के मजबूत होने की वजह से आज इंडिया जो है अपना एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग जो है पर्सपेक्टिव रखता है कश्मीर के मसले के ऊपर। मैं आता हूँ अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर कि मेरी क्या राय है कि मसला कश्मीर को किस तरह हल किया जाए। देखिए, ये राय मेरी मुख्तलिफ ऑथर्स को पढ़ने के बाद, मुख्तलिफ कॉलम्स को पढ़ने के बाद मैं अपनी राय आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये राय सिर्फ बंदा नाचीज की है। इसमें पहली 2 तजवीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। एक तो ये कि मुस्लिम ब्लॉक बनाया जाए, मुस्लिम इत्तेहाद बनाया जाए, बिकॉज इत्तेहाद बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम हो रहा है, हम फलस्तीन में देखें, हम शाम में देखें और मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज को अगर हम
ہم دیکھیں تو یہ صرف 10 اس وجہ سے ہے کہ ہم اتحاد میں نہیں ہیں. تو پاکستان کو OIC کے ذریعے ایک اتحاد بنانے کی ضرورت ہے جس میں تمام اسلامی ممالک جو ہیں اتحاد کریں اور بھارت سے اپنے ایکسپورٹ بند کر دیں. بھارت سے نہ ایکسپورٹ بند کریں, نہ صرف ایکسپورٹ بلکہ امپورٹس کو بھی بند کیا جائے. اور بھارت کے تقریباً 35 لاکھ ملازمین اس وقت سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں, یہی کچھ تعداد اس وقت مڈل ایسٹ میں کام کر رہی ہے. تو یہ تمام لوگ ان کے ورکرز کو اس وقت ان کے امپلائیز کو فارغ کریں اور ایکسپورٹ امپورٹ بند کر دیں. تو بھارت پر کچھ دباؤ پڑ سکتا ہے, پھر بھارت دباؤ میں آ سکتا ہے کیونکہ 57 اسلامی ممالک ایک پاور ہے. آپ دیکھیں کہ نیٹو ممالک اپنے مفاد کے لیے کسی بھی دوسرے کنٹری کے اوپر سینکشنز لگا دیتے ہیں, تو یہ جو اسلامی بلاک ہے کیا یہ بھارت پر سینکشنز نہیں لگا سکتا؟ تو اگر بھارت پر سینکشنز لگائے جائیں گے تو ظاہر ایسی بات ہے کہ بھارت کے اوپر دباؤ بڑھے گا اور اس زمرے میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں. اور اگر ایسا پاکستان نہیں کرتا تو دوسرا کام پاکستان کو جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ پاکستان کو اکنامکلی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. آج بھارت اکنامکلی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے کشمیر کے معاملے کے اوپر اپنا ایک پرسپیکٹو رکھتا ہے اور جو بھی کر رہا ہے اسے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. جب پاکستان بھی اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائے گا تو پاکستان کے پاس بھی ایک پاور ہوگی, پاکستان کے پاس بھی ایک کچھ کنٹریز ہوں گے جو پاکستان کی سنیں گے. تو اکنامکلی اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, یا پھر آپ کا اتحاد بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ دو کام کے تھرو ہم مسئلہ کشمیر کو حل کر سکتے ہیں. لیٹ می نو ان دا کمنٹ باکس کہ آپ کو میری رائے یہ جو دو میں نے حل تجاویز کی کیسے لگے, اور آپ اس معاملے کی اور اپنا کیا پرسپیکٹو رکھتے ہیں. کائنڈلی کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, کمنٹ اینڈ شیئر.